अस्सलामुअलैकुम जनाब, प्रोग्राम है शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और आपको खुश आमदीद। और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और जाहिर है कि माह रमज़ान गुजर रहा है और वक्त तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है। लोगों की तैयारियां भी जारी हैं और इसके साथ साथ लोग परेशानी का शिकार भी हैं कि ये माह मुक़द्दस गुजर जाएगा। और एक वक्त आता है कि जब आप यूज़ टू हो जाते हैं और आपको एक एक एक, एक दीनी फरीज़ा अदा करते हुए एक मज़ा आना शुरू हो जाता है। और ऐसे में उस माह मुक़द्दसा का चले जाना सबके लिए बाइस तकलीफ़ होता है। लेकिन जितना सवाब कमा सकते हैं, अभी भी वक्त बाकी है, आप सवाब कमाइए, मुनाफा थोड़ा कम रखिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मामलात है जिसमें आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और जिस तरह से हम बिजली की लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं, जिसका दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, उससे जो रोज़ेदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि सहरी इफ्तारी में जब बत्ती नहीं होगी तो खाना कैसे तैयार करेंगे, बत्ती गुल हो जाती है, सब कुछ बंद। और उसके अलावा दिन भर भी जब हम देखते हैं कि बिजली बंद हो जाती है तो उससे भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर जिसका अभी हम तस्करा करने जा रहे हैं वो अच्छी खबर नहीं आई। कराची में अमन दुश्मनों ने एक बार फिर वार किया है आज। और वो इस तरह से हुआ कि जामिया कराची में वैन को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। और ये धमाका यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने हुआ है, जिसमें 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। और कितने तकलीफदेह मनाजिर हैं। ये वो वैन है जिसको निशाना बनाया गया धमाके का, और इसके नतीजे में 3 चीनी बाशिंदे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके साथ साथ मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, 2 रेंजर्स एहलकार भी उसमें शामिल हैं। इस वैन में गैर मुल्की असातिज़ा थे जो कि कन्फ्यूशस इंस्टीट्यूट, जो कि चाइनीज़ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर तालीम देते थे। लेकिन यहाँ पर उनको इस तरह से निशाना बनाया जाना, ये लम्हा फ़िक्री अब ये है और ये काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और इस वाक़े को तख़रीबकारी ज़ाहिर है करार दिया गया है DIG ईस्ट की जानिब से, और अभी ट्रेस किया जा रहा है कि किस तरीके से इनको ढूंढा जा सके। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। सलमान, नहायत काबिल मज़म्मत ये वाक़या है जो पेश आया है, मज़ीद इससे मुतालिक अभी पुलिस कहाँ तक पहुँची है तहकीकात में? देखिए, CTD BD की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है। ये IED के ज़रिए ब्लास्ट किया गया था। मेरे कैमरामैन आपको वक़ुआ थोड़ा सा दिखा सकेंगे। बिल्कुल ये वैन आ रही थी, चाइनीज़ की जो वैन आ रही थी रोड से। अच्छा, ये वैन बाहर से नहीं आ रही थी, अंदर रिहाइश इनके हॉस्टल बने हुए हैं। BD हुकाम का कहना है यहाँ पर कोई इस किस्म का मवाद रखा गया होगा जिसकी वजह से इसका ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। ये मेरे कैमरामैन याकूब बिल्ती आपको गेट का इम्पैक्ट दिखाएंगे। मुकम्मल तौर पर एक गेट धंस चुका है, ड्राइविंग सीट का गेट धंसा हुआ है और बाकायदा दूसरी साइड से इसके बॉल बेरिंग निकले हुए दिखाए आ रहे हैं। BD की जानिब से ये शोबा जाहिर किया जा रहा है 3 से 4 किलो के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दोनों साइड इसके बॉल बेरिंग के और खासे ज़्यादा बॉल बेरिंग इस धमाका खेज मवाद के अंदर इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। साथ ही CCTV कवर्ड तो एरिया है, पुलिस और रेंजर CCTV यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एक और अहम बात आपको बताएं, ये टर्निंग पॉइंट है चाइनीज़ इंस्टीट्यूट का। मेरे कैमरामैन याकूब बिल्ती आपको बिल्कुल बैकग्राउंड में ये दिखाएंगे। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर चाइनीज़ पढ़ाई जाती थी, जहाँ पे अमूमन स्टाफ की पार्किंग होती है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने जा रहे थे। और ये वो डिपार्टमेंट जहाँ पे चाइनीज़ को पार्किंग की जा रही थी। आज ये जो गाड़ी आ रही थी ये किसी बाहर के किसी एंट्री पॉइंट से नहीं आ रही थी, कोई इनका ताक़ुब करते वहाँ से आए, बल्कि इनकी गाड़ी हॉस्टल के अंदर से आ रही थी जब इनको निशाना बनाया गया। रेंजर्स की अगर आप मोटरसाइकिल देख सकें, थोड़े से फासले पर एक मोटरसाइकिल वहाँ पर उल्टी हुई, जो भी धमाके से बुरी तरह मुतासर हुई है वो रेंजर्स की मोटरसाइकिल है जो स्क्वाड का शामिल थी। इनको प्रोटोकॉल के तौर पर यहाँ पे लाई थी और धमाके से वो भी रेंजर्स के जवान वहाँ पे जो खड़े थे वो भी मुतासर हुए। अब पुलिस CTD जो आप वक़ुआ देख रहे हैं, पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, दरख्त यहाँ पे उखड़ा हुआ है, यहाँ पे इस किस्म का मवाद लाकर रखा गया। और जो जैसी गाड़ी यहाँ से करीब है उसके बाद यहाँ से इसको हिट किया गया और बारूदी मवाद से इसका ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बाग हुए, जिसमें चीनी खवातीन और चीनी मर्द भी शामिल हैं। रेंजर्स एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वक़ुआ पर CTD की टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये बताइएगा सलमान कि यहाँ पर एक तो BDU ने जो बारूदी मवाद है उससे मुतालिक क्या बताया है कि किस नौयत का था, दूसरा ये है कि ये डिवाइस किस तरह की थी, इम्प्रोवाइज थी या कोई रिमोट कंट्रोल के ज़रिए किया गया, क्योंकि एग्जैक्ट उस लोकेशन पे बम का उस वक्त फटना जब वो वहाँ पर गाड़ी पहुँची हो तो हो सकता है कि कोई रिमोट कंट्रोल्ड हो, तो उसके अतराफ़ में उसकी भी ज़ाहिर है कि एक उसकी रेंज होती है, तो उस तरह से ज़ाहिर है कि ये सारे पहलू देखे जा रहे होंगे। फिर साथ ही कोई CCTV वहाँ पर इंस्टॉल है आसपास?
देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये धमाका इस किस्म का था और बिल्कुल इस तरह टारगेट से हुआ कि जब ये गाड़ी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे है और उसी दौरान ये इसको टारगेट किया गया। मुमकिन तौर पे दहशतगर्द उस वक्त वकूआ पर ही मौजूद होगा। मेरे कैमरामैन अगर याकूब बिल्ती आपको दिखाएं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, मुकम्मल तौर पर झाड़ियों से कवर्ड है। कॉमर्स डिपार्टमेंट करीब है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट इतने फासले पर बने हुए झाड़ियाँ हैं। मुमकिन तौर पर दहशतगर्द वकूआ पर मौजूद होगा, जिसने ये तमाम सूरत देखते हुए या तो मोबाइल डिवाइस के ज़रिए या रिमोट कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए धमाका खेज मवाद किया गया हो। चाइनीज़ डिपार्टमेंट यहाँ पे पढ़ाई जाती थी और अब ज़्यादातर डिपार्टमेंट सीसीटीवी कवर्ड हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे पोल पे भी आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट के ही नहीं बल्कि जामिया कराची के कई डिपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुमकिन तौर पर अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी गई होगी वो रिकॉर्ड हुई होगी। अब सीसीटीवी चेक की जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के पास होता है, तो उनके ज़रिए चेक किया जाए कौन कब यहाँ पर डिवाइस रखे गया गया। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, 3.5 किलो के करीब अगर बारूदी मवाद और डिवाइस यहाँ पे रख के जाते हैं तो वो सीसीटीवी में ज़रूर कवर्ड हुआ होगा। 3.5 किलो के करीब ये बारूदी मवाद है। खुदकुश कुछ की इतलात आ रही थी, लेकिन अभी DIG ईस्ट ये कह रहे हैं खुदकुश नहीं है, डिवाइस के ज़रिए धमाका किया गया। और BDB इस बात की तस्दीक कर रही है कि IED के ज़रिए धमाका किया गया। हो सकता है रिमोट कंट्रोल डिवाइस हो या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डिवाइस हो। लेकिन एक बात सबसे अहम है, दहशतगर्द जब ये गाड़ी यहाँ पर टर्निंग आती है, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं होती कि फ़ौरन से इनको निशाना बनाया जा सके, बहुत ज़्यादा अवेयर था। दहशतगर्द जामिया कराची के अंदर मौजूद था और एक तरह से सिक्योरिटी लेस भी है। ये गेट अगर यहाँ से अगर बात की तो मस्कन चौरंगी जाने वाला गेट है और एक मेन एंट्रेंस के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से लेके फूड एंड साइंस मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के जो तलबा तलबात हैं वो यही गेट इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर जुबली गेट जो यूनिवर्सिटी रोड वाला गेट है वो कम इस्तेमाल होता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के तलबा तलबात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कार्ड आने जाने तलबा तलबात के और रिहायशी अफराद के चेक तो ज़रूर करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी की इतनी बड़ी वारदात हुई और किस तरह मुलजिम फ़रार हो गया, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। रेंजर्स की जानिब भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और जो जामिया कराची के लूज होल्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के वाले से वाक़या होने के बाद फिर सिक्योरिटी फुल प्रूफ करना या सख्त करना इट डजंट मीन एनीथिंग, लेकिन पहले से ऐसे अरेंजमेंट्स रखने चाहिए थे और अगर कैमरे लगे हुए वहाँ पर तो उनकी मॉनिटरिंग लाजमी तौर पर होनी चाहिए थी ताकि पता चल सके। बाद में फुटेज निकलवा के तो ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सलमान लोधी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स दिखाई दे रहा है इसमें। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की, जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन से खिताब किया और एक बार फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा और ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है। उन्होंने इम्पोर्ट हुकूमत के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत की गई है। जी, उन्होंने ये कहा कि ये एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, मतलब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इम्पोर्टेड है। इमरान खान साहब ये समझते हैं और ये बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत की गई है। और उन्होंने काबीना को यानी कि मौजूदा जो एग्जिस्टिंग काबीना है उसको कहा कि ये करप्ट तरीन है और ये लोग सिर्फ पाकिस्तान लूटने के लिए आए हैं, इलाज भी पाकिस्तान से बाहर जाकर करवाते हैं। तो इसी नौयत की उन्होंने बात की। शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कहा कि उन पर 16 अरब रुपए की करप्शन का केस है और मजीद क्या कहा आपको ज़रा दिखाते हैं। इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊँगा और पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बैठाया, अमेरिका को भी, कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है, इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफ़ा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन करनी है इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सोशल मीडिया पे करनी है कि ये हमें नामंजूर है। ये एक बिल्कुल नून लीग का नुमाइंदा बैठाया हुआ है, ये हर तरह कोशिश कर रहा है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। अच्छा जी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी खिलाफ दिखाई देते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक जो 1 महीने का वो एक सिलसिला आया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन का जो बज़ाहिर रवैया रहा उसके ऊपर इमरान खान साहब और उनकी जमात खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कि अब दस्तखती एक मुहिम भी शुरू करेंगे। बहरहाल प्रोटेस्ट तो शुरू हो गया जी, और मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कर रही है और शहर शहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इसके अलावा लाहौर में भी कप्तान के खिलाड़ियों ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। इसी तरह कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी इमरान खान की कॉल पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे किए गए। जबकि इस्लामाबाद में जब एहतजाज किया तो वहाँ पर
शेख रशीद साहब ने ये दो टोक मुतालबा भी किया है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, और पहले तो आप जल्द इलेक्शन की बात करते थे, वो मौजूदा हुकूमत से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि अब आप इस मुतालबे से खुद ही भाग गए। ऑलराइट, तो ये थे शेख रशीद अहमद जो कि प्रोटेस्ट में मौजूद थे। शिबली फराज साहब भी उनके साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्या सूरत हाल रही, जाहिद मशवानी हमें ज़रा बताएंगे। जाहिद भाई बताइएगा कि ये जो तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट रहा उसमें शेख साहब ने भी शिरकत की, क्या मुतालबात रहे और कैसा था ये पावर शो? ये आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से पीटीआई का न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इस्लामाबाद में भी एक बड़ा अच्छा मौसर शो रहा है। आज क्या गुज़िश्ता रात से ही इलेक्शन कमीशन आसपास के इलाका रेड जोन सारा सील कर दिया गया था। सिर्फ दो रास्ते वहाँ पे एंट्री के लिए थे, एक मारगला रोड की तरफ से था और एक सरीना की तरफ से जो चौक है उस तरफ से एंट्री थी, और सख्त सिक्योरिटी और बाकी तमाम रास्ते जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो रेड जोन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते हैं वो बनते हैं। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही और किसी को रेड जोन के अंदर आने की दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के 14 जो आला अफसरान हैं उनको खसूसी ड्यूटियां लगाई गई थी, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के बाहर, बल्कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी। लेकिन पीटीआई के कारकुन ख़वातीन मर्द की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के गेट पर भी पहुँची और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुबैना जानिबदारी का पीटीआई की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी की, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस है या जो मुनहरिफ अरकान के रेफरेंसेस जो है वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं, उन पर फैसलों के हवाले से कहा गया कि जानिबदारी का जो एक उनसर है उसे ख़त्म किया जाए और स्मूथ अंदाज में साफ शफाफ इंतखाबी अमल का जो एक तरीक़ाकार है, जो फ़र्ज़ इलेक्शन कमीशन का, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी देर तक ये अमल जारी रहा, दिन 11:30-12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन कारकुनों को कवर मार्केट की तरफ इकट्ठा किया गया और फिर वहाँ से इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया। उससे कबल जो कारकुन इलेक्शन कमीशन में गाड़ियों में आए थे उनके लिए तो रास्ता खुला था, वो आ गए, लेकिन जिन जो प्रोसेशन की सूरत में और जुलूस की सूरत में आए उनको नादरा चौक के पास रोक दिया गया, जो वहाँ पर उन्होंने अपना धरना दिया और जो एक एहतजाज था उसको भी रिकॉर्ड कराया। जी ठीक है, जाहिद मशवानी हमारे साथ रहेगा। इसी हवाले से बात करते हैं। फरूख हबीब साहब से भी रब्ता करने नहीं अभी रब्ता हम नहीं कर रहे, चले अभी हम एक और मामला डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जाहिद मशवानी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, वो चाहे सूबाई हो, मरकजी दफ्तर हो, वहाँ पर एक प्रेशर मकसद होगा, जाहिर है वो अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उम्रे पे जाना है शरीफ खानदान को, और उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ के लिए पासपोर्ट का हुसूल जो है वो एक इम्तिहान बन गया है। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत करने वाला जो बेंच है वो अब तीसरी बार गालिबन तहलील हो गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत शुरू की, तो उस बेंच में शामिल जस्टिस असजद घराल ने समाअत से इनकार कर दिया, जिसके बाद नए बेंच की तश्कील के लिए मामला एक बार फिर अमीर भट्टी साहब जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके पास चला गया। इससे पहले 21 अप्रैल को जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत से इनकार किया था और फिर दरख्वास्त जो है वो अली बाकर नजफी साहब के पास गई थी। बिल्कुल ऐसी है। और आज सुबह जब जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में ये समाअत शुरू हुई तो बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में मरियम नवाज ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 27 अप्रैल को उम्रे के लिए जाना चाहती हैं, जिसके लिए पासपोर्ट वापसी की इस्तदा की गई है। चलें जी, इस पर अब मज़ीद बात कर लेते हैं। माहिर कानून हैं और लॉयर भी हैं, अहमद पनसोटा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये ज़रा समझाइएगा कि जाना है जी 27 तारीख को पासपोर्ट हवालगी का मामला है, अब ये बेंच बार बार टूट रहे हैं, बज़ाहिर इसकी क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? थैंक यू जी। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो कानून है हाई कोर्ट रिटन रूल्स के तहत हाई कोर्ट ऑपरेट करती है, उसमें जज का ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी केस की समाअत से माजरत कर सकते हैं। जी जी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि या तो उनमें से जो जजेस माजरत कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई जज किसी जाती बिना पर, यानी कि उनके साथ हो सकता है एसोसिएटेड हो, दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनकी जब वकालत करते रहे हो किसी टाइम में हो सकता है कोई केस किया हो, और तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई किसी ना किसी तरह रिमोटली कनेक्टेड हो फैमिली से। अच्छा। तो वो उस वजह से माजरत कर रहे हैं और ये बड़ी कॉमन और रूटीन मैटर है। बट इस केस में जो 2 दफा इकट्ठा आगे पीछे हुआ है माजरत, उस पर थोड़ा सा जरा लोग पूछते हैं, बार बार सवाल जन्म ले रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ है। अच्छा, 2 चीजें होती है ना कि एक तो आपने जिस तरह से तस्करा किया कि कोई कनेक्शन हो तो वो खुद हट जाते हैं, या फिर दूसरे फरीक की जानिब से भी एतराज किया जाता है तो तब भी हट जाते हैं। यहाँ पर दूसरे फरीक तक तो बात अभी पहुंची ही नहीं, पहले ही बेंच टूट रहे हैं।
मोस्टली जो होता है जी, ये इख्तियार जो है ये जज का अपना होता है। अगर से दूसरा फरीक भी रेज करे बाइस की एलिगेशन की, जी हम समझते हैं कि फाजिल अदालत जो है उसमें बाइस होने की वजह से आप साइड पर हो जाएं, तो उस केस में भी जज का अपना इख्तियार होता है कि जज उसको माने या ना माने। यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि जजेस, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज ये दोनों ही बहुत जबरदस्त बेंचेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, इन दोनों बेंचेस में कोई ना कोई सॉलिड रीजनिंग ठीक है अहमद पंसोटा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, कराची धमाके से मुतालिक एडिशनल आईजी मीडिया से बात कर रहे हैं। यार खामोश हो जाओ यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में, जी यार ये बात करेंगे तो फिर बात क्या करेंगे? यार चुप हो जाओ यार। जी सर। रिपोर्टर खुल जाओ यार, रिपोर्टर खुल जाओ। बैठ जाए। चले सर, आप बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तकरीबन 2:30 बजे का इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में, जिसमें एक वैन में जो कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे उसमें धमाका हुआ है, और उसकी नोयत जो धमाके की है वो हमारे यहाँ पे बीडी यूनिट उसको डिटरमिन कर रहा है। वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में रिपोर्ट दे देगा तो हम आपको बता देंगे कि क्या नेचर ऑफ ये धमाका है। इसमें अब तक की जो इतला है उसमें 4 लोगों की हलाकत हुई है और इसमें 4 बंदे ज़ख्मी हुए। एडिशनल आईजी साहब मौजूद थे गुलाम नबी मेमन, और वो ये कह रहे थे कि 2:30 बजे एक वैन में धमाका हुआ है और गुफ्तगू करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन है, हाँ। ऐसे में जाहिर है कि हर कोई सवाल करने की कोशिश कर रहा था, और इसमें अंदर हमने ये देखा कि नज़ीर शाह साहब ने डांट के बाकी सहाफ़ी बरादरान को चुप भी करवाने की कोशिश की। कोई जाहिर है एक सीनियर ऑफिशियल वहाँ पर पहुँचे, उनका मौका बड़ा मैटर करता है। एक बार फिर वो बात करें और सुनवाते हैं। सुसाइडर ने ये धमाका किया है, तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है क्या? ये वुमेन थी सुसाइडर? देखें, ये अभी काबिल वक्त है कि मैं कोई इस पर कमेंट करूं। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दें, इंशाल्लाह जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे आपको बता देंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिए ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये लैंग्वेज सेंटर भी है, ये आ कहाँ से रहे थे और ये क्या आईडी डिवाइस इस्तेमाल हुई है इसके अंदर, ये बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं जिस तरह पहले कहा कि ये काबिल वक्त है कि मैं आपको बताऊँ, हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर लगी हुई है, वो इंशाल्लाह इस पे हमें डिटेल में बताएगी, और जो भी डिटेल आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये टीचर हैं, यहाँ पे रहते हैं, और इनकी ये ट्रांसपोर्टेशन थी अपने इंस्टीट्यूट में, और उनके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये इंसिडेंट हुआ। सर, जख्मी होने वाले कौन हैं, उनके बारे में बताइएगा। जख्मी कौन है? जी, जो ज़ख्मी हैं वो 4, उसमें क्योंकि इसको रेंजर्स स्कॉट कर रही थी, उसमें हमारा रेंजर्स का जवान ज़ख्मी हुआ है, और एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, एक चाइनीज़ है उसमें, तो टोटल 4 इसमें ज़ख्मी लोग हैं। मेमन साहब, धमाके से कुछ इंसानी अज़ावे मिले हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये खुद का हमला है? 4थी मंजिल तक उसके टुकड़े दीवारों पे। देखिए, ये सवाल जो है ना ऐसा लीडिंग है जो मुझे कोई चीज़ मैं कहूँगा तो वो मुनासिब नहीं है इस स्टेज पे। थोड़ा सा हमें वक्त दें, हम इसको वर्कआउट करके आपको बता देंगे। अच्छा, कोई थ्रेट्स जामिया कराची की तरफ से कोई बताया गया, या आपको पर्सनली तौर पे किसी किस्म का कोई थ्रेट लेवल मिला हो गैर मुल्की के हवाले से? देखिए, यहाँ पे जिस खिते में हम रहते हैं और जिस हिसाब का माहौल है उसमें थ्रेट तो है, और नेचुरली जिस तरह का माहौल बना हुआ है इसमें हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि जैसा भी थ्रेट है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप इसमें देखें कि रेंजर्स की टीम भी उनके साथ लगी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इस तरह के इंसिडेंट को बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके मुलजमान तक पहुँचे, उनको गिरफ्तार करें। कराची यूनिवर्सिटी की बताइएगा, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम इन्होंने किए हुए, कैमरास लगाए हुए या डिटेक्टर वगैरह लगाए हुए, गाइड्स जो होते हैं यहाँ पे? जी, सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं यहाँ पे, बेहतर बंदोबस्त है, और मज़ीद अगर कहीं पे कोई लैप्स है तो उसको हम रिविज़िट करेंगे। नेचुरली इसमें यहाँ पे ओवरऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आके इसकी सिक्योरिटी के असेसमेंट करते हैं, हम मज़ीद भी इसकी असेसमेंट करेंगे। सर, यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी है वो तो फुल प्रूफ है, तो क्या अगर ये वाकई खुदकशी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तालिबा के रूप में सुसाइडर यहाँ पर आया हो, या क्योंकि यहाँ पर अंदर आने के लिए तो बाकायदा आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है या कोई वजह बतानी पड़ती है? देखें, जो आपका सवाल है इस पर मतलब मैं वही रिपीट करूँगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि हम पूरा CCTV फुटेज को देख के और जो यहाँ पे विटनेसेस हैं उनके इंटरव्यू करके कोई
डिटरमिन करें कि हुआ क्या। और यहाँ पर मुकीम उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? देखें, जितने भी फॉरेनर्स हैं और इवन मतलब अगर पाकिस्तानी भी हो जिनको थ्रेट है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह हम बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी देंगे। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत ही मोहतात तर्ज अमल उन्होंने अपनाया और के सहाफ़ियों की जानिब से उनसे पूछे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नौयत वगैरह के हवाले से, खुदकुश हमले के हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त है। सीसीटीवी फुटेज जिसका हमने भी तस्करा किया था कि वो होनी चाहिए, तो जाहिर है कि वो भी आ सकती है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी ARY न्यूज़ को वैसे मिल चुकी है, अब से कुछ ही देर में हम शेयर करेंगे। अच्छा, ये बात भी हो रही है कि किसी खातून ने कुछ हमला किया, ये कहना जी दिखा दें इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अच्छा जी, तो ये सीसीटीवी फुटेज है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बज़ाहिर धमाके से कबल गेट के पास एक खातून को खड़े देखा जा सकता है और फुटेज के मुताबिक बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो, ये देखिएगा, ये वैन आ रही है और अभी इस नामे ये धमाका हुआ। जस्ट इमेजिन, बज़ाहिर ये लग रहा है कि लेकिन इसी पर कराची पुलिस चीफ ये कह रहे हैं कि किसी खातून ने खुदकुश हमला किया, ये कहना कबल वक्त है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि टेक्निकल टीम अभी इस पर तफ्तीश करी है, जो तफसील आई है वो बताएंगे। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ भी है कि आप देखें कि खातून का मुंह दूसरी साइड पे था, धमाका हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, क्या वो खातून भी इत्तफाकन वहाँ पर थी या यही मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर थी, कुछ पता नहीं चल सका। शाहनवाज शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, मजीद हमें थोड़ा सा समझा पाएंगे इस फुटेज के हवाले से। शाहनवाज, ज़रा बताइएगा। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो ARY के स्क्रीन पे है हमारे नाज़रीन के लिए, ये इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये खातून जो कि कोने में खड़ी है और बिल्कुल तैयार है, ये इंतज़ार कर रही है वैन का जो वहाँ से गुजरे। और इस फुटेज में देख सकते हैं कि इस खातून के हाथ में रिमोट कंट्रोल टाइप की कोई चीज़ है जो कि उसके हाथ में उसने रखी है और जैसे ही गाड़ी करीब आई है तो उसने उस रिमोट कंट्रोल को दबाया है, जिसके बाद जो है वो धमाका हुआ है। अच्छा, इस फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि इस खातून ने पीछे जो ये बुर्का पहना है और ब्लैक कलर का जो दुपट्टा पहना हुआ है, उसके पीछे कोई बैग टांगा हुआ है इसने। और जैसे ही ये वैन करीब आई है, उसने जो अपना अकबी हिस्सा है जिसपे ये बैग इसने टांगा हुआ है वो वैन की तरफ किया है, जिसके बाद इसने रिमोट कंट्रोल से ये धमाका किया है, बटन दबाया है और उसमें धमाका हुआ। और जो वैन है उसको उसने बिल्कुल अपने करीब पहुंचने के बाद टारगेट किया। ये शायद इनका बैकपैक भी था इसके पीछे, जिसके अंदर बारूदी मवाद था मुबैना तौर पर। जी बिल्कुल, यही मालूम होता है कि ये इसने कोई बैकपैक अपने पीठ पे टांगा हुआ था और इसने अपना मुंह जो है वो दूसरी तरफ किया हुआ था और बैग का जो रुख था वो वैन की तरफ था। तो इसको इसने पूरी ये जो फुटेज है जिसमें ये देखने से मालूम होता है कि इसको मुकम्मल जो है वो इस वाक़े की रेकी की हुई थी। उनको पता था कि ये वैन इस तरफ जो है वो मुड़ेगी और ये बिल्कुल उसी कोने पे मौके पर बिल्कुल जो कॉर्नर है ये वहाँ पर पहले से इंतजार में खड़ी हुई थी, क्योंकि जो जिस तरह का एक बहुत बड़ा वाक़ा है इसमें मुकम्मल रेकी की गई होगी कि उनको पता है कि ये वैन कहाँ से आ रही है और इसमें कौन लोग सवार हैं और ये किस तरफ को जाएगी। अच्छा, और एक और चीज ये भी है कि यहाँ पर शाहनवाज, यहाँ पर आसपास कोई और चीज दिखाई भी नहीं दे रही, यानी कि खातून जिस जगह खड़ी हो, अगर वहाँ पर कोई बैग पड़ा होता है, कोई और चीज होती, कुछ चीजें वहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन वो काफी फासले पे हैं, लेकिन इस पहलू को भी देखा जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो तहकीकाती इदारे जो जिनसे हमारी बात हुई है वो भी इस पर तहकीक कर रहे हैं कि इसने जो बारूदी मवाद था वो इसने अपने जिस्म से लपेट रखा था और कोई बैकपैक टाइप का था जो कि इसने उठाया हुआ था और वो उसने बिल्कुल बैकपैक उस वैन की तरफ किया है जैसे ही वैन करीब पहुंची है और उसके हाथ में कोई चीज़ है जो कि शुबा किया जा रहा है कि ये कोई रिमोट है जो कि इसने जैसे ही वैन करीब आई है, ये इसमें फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। शाहनवाज, एक और चीज, इन खातून के पास से बैकपैक तो लाजमी तौर पर होगा या बारूदी मवाद इन्होंने बांध रखा होगा, कोई ये जो खातून के साथ हाथ में एक और पर्स भी लटका हुआ है, कोई शनाख्ती दस्तावेज, वैसे नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता कि कुछ नजर आए, लेकिन कुछ डिटेल्स वगैरह कुछ मिल सकी हैं इन खातून से मुताल्लिक?
जी बिल्कुल, इस वाक़े के हवाले से कालेधन तंजीम ने भी दावा किया है कि ये पहली खुदकश बमबार है। उसमें उन्होंने उसकी शनाख्त भी जो है वो दी है, उसकी तस्वीर भी जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि ये उस तंजीम की पहली खातून बमबार है जिसने ये काम किया है। अब चीज़ें इसमें वाज़े हो चुकी हैं कि ये ज़ाहिर उनका क्लेम और उसके बाद ये वाज़े CCTV फुटेज जो एक्सक्लूसिवली एयरवाई के स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये खातून जो कि खड़ी है और उसके हाथ में जो रिमोट भी है, उसने अपने जिस्म के साथ बारूदी मवाद रखा हुआ है, बैग टांगा हुआ है, बैकपैक है और काले रंग की इसने दुपट्टा पहना हुआ है और उसके साथ बुर्का पहना हुआ है और ये इंतजार में खड़ी हुई है। बिल्कुल प्रॉपर वाज़े मनसूबाबंदी नजर आती है। इसको बिल्कुल भी पता है कि ये वैन आ रही है, इसमें जो है वो गैर मुल्की बाशिंदे चीनी असातिज़ा इसमें मौजूद हैं जिनको इन्होंने टारगेट करना था और इसको ये भी पता था कि ये वैन यहाँ पर आके ये कन्फ्यूशियस उसकी फैकल्टी की तरफ ये मुड़ेगी। जैसे ही ये मुड़ी है उसी मकाम पर बिल्कुल इसने अपना टारगेट जी बिल्कुल। खातून को ना सिर्फ ये कि अपने नाज़रीन को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये वैन आ रही है, आप ये देख सकते हैं खातून यहाँ पर खड़ी हुई है, दुपट्टा अपना सही करती हैं, फिर उसके बाद वो जायजा लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वैन की ज़ाहिर है कि रफ्तार इतनी तेज नहीं होगी और वैन को यहाँ से आके अंदर जाने के लिए मुड़ना होगा। इस बात का खातून को इल्म था। अब वो उधर मुंह करके खड़ी है और जैसे ही उन्हें फील होता है कि वैन करीब आई है और वैन ये मुड़ना शुरू हुई, उनको फील हुआ। इसी के साथ इस खातून ने ये अपना जो उसका डेटोनेटर था, उसको रिमोट था, उसको प्रेस कर दिया और उसके बाद ये धमाका हुआ। हाथ में पर्स दिखाई दे रहा है, मुमकिन तौर पर बैकपैक भी होगा जिसके अंदर बारूदी मवाद होगा और आसपास अगर आप ज़मीन पर भी देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही इसके अलावा जिसके अंदर कोई बारूदी मवाद नस्ब किया गया हो। इस खातून से रिलेटेड जो भी स्टफ होगा वो वहां से शाहनवाज, एक और चीज़ भी बल्कि उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज, जैसे खुदकुश हमला होता है तो उसकी सूरत में हम खुदकुश बमबार के सर की बात करते हैं, आज़ा की बात करते हैं। जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी बुरी तरह मुतासर हुए होंगे जो इस हमले में निशाना बने, लेकिन कोई सर मिला है जैसे कि अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि खातून खुदकुश बमबार हैं? तो देखिए, पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं पुलिस के जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, यही तय नहीं किया जा सकता था कि इसमें आया कोई डिवाइस इस्तेमाल की गई है या कोई दूसरा कोई डिवाइस इस तरह की इस्तेमाल की गई है या प्लांटेड बम था, आईडी था या किसी गाड़ी में, ये चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। उसके बाद जो एनी शाहिदीन है, ज़ाहिर इस पर इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया। जो तमाम एजेंसियाँ, तमाम जितने तहकीकातें स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो पहुँचे हैं वहाँ पर। शुरू में ये बात भी सामने आई थी कि कोई बुर्का पोश खातून यहाँ पे देखी गई है जो कि इस मौके पर यहाँ पर मौजूद थी, मगर वो किसी ज़राए से स्टैब्लिश नहीं हो सका। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने भी इस बात का आदा किया था कि यहाँ पर इस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं, मगर हतमी तौर पर उसको कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता था कि ये खातून यहाँ पर मौजूद थी या नहीं थी। मगर जो इन्वेस्टिगेटिव जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है, हर जाविये को देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शाहनवाज शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो धमाका हुआ है उसके बाद जो अब CCTV फुटेज हुई है उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और उसमें ये क्लियर हो रहा है कि ये खातून जो है ये खुदकुश बमबार थी। हल्कार है पीछे बाइक पे, ये खातून खुदकुश बमबार है, आप देख सकते हैं। और ये मोटर बाइक, एक एलिमेंट जो है हमारी सोसाइटी का, आप ये देखें कि जहाँ पर तलाशी वगैरह का सिलसिला होता है, हमारा मुआशरा ऐसा है कि वहाँ पर खवातीन पे इतनी ज़ाहिर नजर नहीं रखी जाती है, एहतराम का कॉन्सेप्ट होता है और कल्चर होता है, लेकिन ये ट्रस्ट वाला एलिमेंट भी जी एक एलिमेंट होता है। कोई मर्द हजरात यहाँ पर होते तो ज़ाहिर है कि उन पर नजर रखी जाती या फिर उन पर कोशिश की जाती, लेकिन हम माजी में जो भी दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ देखते रहे उसमें मर्द जो हैं वो मुलविस उसमें दिखाई दिए, तो उसके बाद इसलिए हमने देखा कि ये एक ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो ख़वातीन के लिहाज से हमने ज़्यादा देखा है। बहरहाल अब इस पर मज़ीद तहकीक होगी, उसके बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त कराची धमाके से मुतालिक बात कर रहे हैं। सूबा सिंध के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है, उनको सिक्योर करने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। थैंक यू। तो मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे और फिर चले भी गए, मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की, उस दौरान हेडलाइंस चल रही थी। बहरहाल शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। 5:05 हो चुके हैं और जाहिर है कि एक नहायत अंदोनाक वाक़या आपसे कुछ देर पहले 2:30 पर बकौल एडिशनल IG रूनुमा हुआ था, जिसके नतीजे में 3 चीनी बाशिंदे अपनी जान से गए और एक खातून खुदकुश बमबार मुबैना तौर पर अभी सामने आई हैं। फुटेज के मुताबिक अभी मज़ीद तहकीकात इसके हवाले से जारी हैं और जो ही अपडेट्स आती रहेंगी तो हम जाहिर है कि आपसे शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो हम मामला देख रहे हैं, जिस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये जो गर्मी है ये मज़ीद इजाफा होगा, ख़ास तौर पर सिंध में, और इस हीट वेव आने का भी पेश गोई की जा रही है।
सिंध वाले जनाब इस हवाले से होशियार हो जाएं, क्योंकि रमज़ान के आखिरी रोज़े बहुत सख्त गर्मी में गुजरने वाले हैं। कराची में जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि 38 डिग्री है जितनी गर्मी आज महसूस हो रही है। फील लाइक तो वो 40 से ऊपर होता है, क्योंकि रोज़े की हालत में वैसे भी आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी की कमी होती है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि 38 डिग्री कराची में पहुंचने का इम्कान है, जबकि नवाब शाह, जैकोबाद, लाड़काना और सक्खर में 48, यानी कि इट विल अबाउट टू टच, मतलब इट माइट टच 50, तो 48 डिग्री इज अलॉट। तो अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाई आज क्या मनाजिर रहे, क्या सूरत हाल रही शहर क़ायद में। अनवर भाई बताइएगा, आज मौसम कैसा रहा? गर्मी तो वैसे हमने खासी शदीद ही फील की है यहाँ पर। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त भी जो गर्मी की शिद्दत है उसको महसूस किया जा रहा है, और महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के अंदर रवां जो हफ्ता जो गुजरेगा वो इंतहाई गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किए गए, लेकिन अंदरूनी सिंध की जो मुख्तलिफ अजला है वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक होगी और गर्मी की शिद्दत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने के अंदर आएगा। हीट वेव के वाज़ेह इम्कान हैं अंदरूनी सिंध के अंदर, जिसमें नवाबशाह है, हैदराबाद है, जैकोबाद है, सक्खर है, लाड़काना है, जहाँ पे दर्जा हरारत कम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के वाज़ेह इम्कान मौजूद हैं। इसके साथ साथ बदीन है, थरपारकर है, मिट्टी है, हैदराबाद है, वहाँ पे 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने के वाज़ेह इम्कान मौजूद हैं। तो अब ये जो हफ्ता आएगा इसके दौरान अंदरूनी सिंध की जो मुख्तलिफ अजला है वहाँ पे हीट वेव के वाज़ेह इम्कान हैं और मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात से काम ने शहरियों से अपील की, वैसे ही माह रमज़ान के दौरान लोगों की एक बड़ी रहने को गुरेज बाहर निकलने से गुरेज करती है, और एक खासी बड़ी तादाद वो भी होती है जो कि अमूमी तौर पर जो उन्हें काम करने के औकात होते हैं वो अमूमी तौर पर शाम के औकात के अंदर होते हैं। तो इस तरह इस वक्त भी कराची के अंदर जो दर्जा हरारत है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरह अब गर्मी शिद्दत बदरतूब बरकरार है, और इस तरह हैदराबाद और सक्खर के अलावा दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर गर्मी शिद्दत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाएगी। जी ठीक है, अनवर खान मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। कराची में जो गर्मी है वो सबके सामने एक शदीद गर्मी इस वक्त हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे मजीद गर्मी बढ़ेगी। चलें, अब एक और अहम मामला जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो है कि पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर अमली तौर पर इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि हमजा शहबाज साहब के जो हल्फ लेने का मामला है वो अभी तक अटका हुआ है, लटका हुआ है। अभी वो मामला है लाहौर हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस पर कल तक फैसला सुनाएंगे। कल बताया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा, और अभी सिचुएशन ये है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि इस सूबे को चला कौन रहा है। बिल्कुल, आबिद खान से मजीद बात करते हैं। आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जो हमसे के हवाले से की इसकी जो समाअत दरख्वास्त समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अब ये फैसला जो है वो कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सुबह 10 बजे अनाउंस करेंगे। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना ये फैसला महफूज कर रखा है। आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में पेश होकर अदालत को ये बताया था कि जो कुछ भी किया जा रहा है सदर की जानब से वो आइन और कानून के मुताबिक है, और इस मामले में अगर सब्र से काम लिया जाए तो सबके लिए बेहतर है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो गवर्नर ने सदर के सामने रूबरू पेश किए हैं, और उसी पर जो है वो इस पर प्रूव किया जा रहा है। इस पर अदालत ने करार दिया था कि आइन की कौन सी शिक के तहत जो है वो गवर्नर को ऐसा करने का इख्तियार है। गवर्नर आइन के तहत फौरी तौर पर जो है नो मुतफिक वज़ीर आला का जो है हलफ लेने के पाबंद है, और उसके साथ साथ जो है वो उनका ऑफिस रिज्यूम करने की इजाजत दे सकते हैं। अदालत ने जो है वो वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज अपना फैसला महफूज कर लिया था। अब अदालत अपने ये फैसला कल सुबह 10 बजे अनाउंस करेगी। जी ठीक है आबिद खान, शुक्रिया आपका। अच्छा, सियासी बहरान तो पंजाब में हम देख रहे हैं, इसके अलावा बिजली का बहरान भी मुल्क भर में चल रहा है जिस तरह से शॉर्टफॉल चल रही है। लेकिन नई हुकूमत के आते ही बिजली के साथ डीजल का बहरान भी अब शुरू हो गया। अच्छा, ये वाकयातन डीजल का ही बहरान है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत तीसरे रोज़ भी बरकरार है। किसानों को डीजल न मिलने पर गंदम की फसल की कटाई शदीद मुतासर हो रही है कि ज़ाहिर है कि वो ज़रूरी मशीनें जो चलती हैं वो डीजल की वजह से चलती हैं, लेकिन वो नहीं चल पा रही। अच्छा, जलालपुर, पीरवाला और लियाकतपुर समेत कई इलाकों में डीजल के हुसूल के लिए दिन भर किसानों की तवील कतारें लगी रहती हैं। अच्छा, हमने पेट्रोल का बहरान सुना था, लेकिन हमने डीजल का बहरान, मुझे लग रहा है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत में आते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद तवक्को ये थी कि अचानक से दस्तयाब होगा, लेकिन पेट्रोल भी और डीजल भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और हवेली लखा का इलाका वहाँ पर जो है वो खासा मुतासर है। वहाँ पर ज़मींदार और किसान जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं और दुनियापुर में भी ये सिचुएशन है कि ब्लैक में भी मिलने को ये ब्लैक में भी फ़रोख्त हो रहा है, तो वो बहुत ही उसके रेट्स हाई हैं। अच्छा, ओगरा की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ, एक्शन लेने की ज़रूरत है डेफिनेटली। और किसानों का ये इस हवाले से कहना है कि डीजल ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब ओगरा ने वही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत तो की है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे को दुनियापुर से मिलाने वाली सड़क भी बंद है, तो डीजल की वजह से बहुत सी जो है मुश्किलात वो भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल जी। और अब हम ज़रा तस्करा कर लेते हैं एक मामला जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी कोई भी फोरम हो, वहाँ पर भी इन बच्चियों से मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी कि ये दो लड़कियां थी, एक निम्रा और एक दुआ जहरा। मुल्क भर में दुआएं की जा रही थी, हम ये देख रहे थे। और जाहिर है कि उनके वालिदैन की वीडियो सर्कुलेट कर रही थी और सब उनकी एक खैरियत की दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे कि जहाँ पर वो खैरियत से हो। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले का ड्रॉप सीन हुआ, फिर पता चला कि जनाब दोनों लड़कियाँ खैरियत से भी हैं और अपनी मर्जी से वो लोग निकाह भी कर चुकी हैं। और एक लड़की का कल निम्रा का वीडियो पैगाम आया था, आज दुआ ज़हरा का भी वीडियो पैगाम आ गया, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मज़ीद क्या हुआ? और वो ये भी बता रही है कि जिस तरह से उनकी फैमिलीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि जी लड़कियां अंडर एज हैं, यानी 16 साल से भी कम उम्र हैं, लेकिन लड़कियां ये कह रही हैं कि हम 18 साल की हैं और हमने बालिग होने के बाद ये निकाह की और अपने बड़ी हंसी खुशी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो उनकी जानिब से ये क्लियर कर दिया गया। अच्छा, इस पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये ज़ेर बहस रहा मामला, इस पर काफ़ी मीम्स भी बनते रहे, तो वो चीज़ें अपनी जगह। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है, उनके पेरेंट्स की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि इस मामले की जो है वो तहकीकात की जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पर जो एड्रेस है वो भी गलत है इस निकाहनामे में। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इस पर उम्र है वो भी गलत है, तो इस पर ये कहा जा रहा है कि इस पर जो है तहकीकात करवाई जाए। अब लड़की का क्या मौक़िफ़ था, पहले आपको ज़रा वो सुनवाते हैं। मेरा नाम दुआ जहरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। ऑलराइट जी, तो ये मामलात हैं और इसके अंदर क्लैश ऑफ क्लेम जो आ रहा है वो सबके सामने है कि वो कुछ कह रहे हैं पेरेंट्स, और ये गेम भी यही था, बच्चे कुछ कह रहे हैं, ये गेम भी यही था भाई, क्लैश ऑफ क्लेम ही था। हाँ। एक गेम का नाम जिसके अंदर ये कोई वो है कोई गेम इसी तरह का पबजी टाइप का, ओके उसके अंदर इन लड़के की मुलाकात या बातचीत हुई। अच्छा, आप ये देखें कि वालिदैन भाई बी वेरी केयरफुल कि ये जो वैसे आप समझते हैं ना कि चैटिंग ऐप्स हैं या फिर व्हाट्सएप है और ये मैसेंजर है और इससे ही आपके बच्चे कहीं ना कहीं राब्ते कर सकते हैं। बच्चा गेम खेल रहा है और साथ ही साथ चैट चल रही है, इसमें वॉइस चैट्स वगैरह भी होती हैं, क्या क्या होता है, तो बी वेरी केयरफुल कि ये ऐसे नहीं होता। हम अच्छा ये होता है कि वालिदैन देखते अरे मेरा बच्चा तो पबजी खेल रहा है ना, चलो खैर है कोई बात नहीं, लगा हुआ है, वो पता चले वो किसी और मामले में लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए पेरेंट्स को। अच्छा जी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इस वक्त मीडिया से मुखातिब है। ऐवान इकबाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे तारीख़ी तौर पे पहले भी जब हम अपोजिशन में थे तो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं और उसका एक किराया है, वो किराया दिया जाता है और किराया दे के वहाँ पे इवेंट होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जी हम इजाज़त नहीं देंगे, कि जी अभी हम ये रिपोर्ट मंगाएंगे, हम वो रिपोर्ट मंगाएंगे, हम सिक्योरिटी से पूछेंगे। फाइनली जब तहरीक इंसाफ के लाहौर तंजीम ने, शेख इम्तियाज़ ने, ज़ुबैर नियाज़ी ने और हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जो सेक्रेटरी जनरल है पंजाब के राजा यासिर, जब उन्होंने ये कहा इनको कि अगर आपने इस तरीके से रुकावटें डाली तो हम सड़क के ऊपर जलसा करेंगे और हम तहरीक खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और ऐवान इकबाल के सामने जो सड़क है वहाँ पे करें। और हमने तैयारियाँ भी शुरू कर दी और वहाँ पे कुर्सियाँ भी पहुँचा दी, कंटेनर भी पहुँचा दिया। फिर इनको तबीयत इनकी दुरुस्त हुई और इनको ख्याल आया कि नहीं जी नहीं, आप इजाज़त ले लें, हम आपको इजाज़त देते हैं। उससे पहले एक ऐवान इकबाल पे एक नोटिस लगा दिया गया कि जी फौरी तौर पे मुरम्मत की जा रही है और उस मुरम्मत की वजह से
ईवान इकबाल में इवेंट नहीं हो सकता, तो ये कुछ इस शर्म की बात है, एक्चुअली मज़ाक़ा खेज़ बात है। और ये इस चीज़ की निशानदेही है कि इनके औसान ख़ता हैं। जिस तरीके से अवाम ने इनको रद्द किया है, पहले दिन जब से ये आए हैं अवाम ने इनको रद्द किया है, और जिस तरीके से अवाम ने इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत का इजहार किया है, उससे इनके होश उड़ गए हैं और ये अब अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और जो इन्होंने आज लाहौर में किया, ये भी एक अजीब हरकत की कि ईवान इकबाल में, जो कि इंडोर है और जो वर्कर्स कन्वेंशन है, उसको रोकने की कोशिश की। मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म के हथकंडे से अगर ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जाएगी, तो ये इनको गलत फहमी है। हमारी आवाज़ नहीं दबेगी। हम जहाँ ये रुकावट खड़ी करेंगे, उन रुकावटों को तोड़ के हम अपना जमहूरी हक़ जो है उसको अदा करेंगे। चलें जी, जहाँ रुकावटें खड़ी करेंगे हम उन रुकावटों को तोड़ के अपना जमहूरी हक़ अदा करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे थे शफकत महमूद साहब। तो बस जी, तैयार है सारे। अच्छा जी, अब हम रमज़ान के हवाले से थोड़ी बात करते हैं कि रमज़ान में किन किन इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं सेहत आमा के आप मसाइल पर अक्सर बात करते हैं, जी। और उनमें हम ये देखते हैं कि जनाब थैलेसीमिया के मरीज़ों की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रमज़ान में वैसे तो हम देखें तो एहतियात बहुत ज़्यादा की जा रहे होते हैं, वो पैसों से या जिस तरह से राशन की तकसीम होती है, लेकिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन ब्लड की जो एहतियात हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया के मरीज़ों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है रमज़ान अल मुबारक के महीने में। तो ये शिकायत काफ़ी आ रही हैं। तो अब जो रमज़ान में खून की एहतियात देने वालों की तादाद है, वो कह रहे हैं कि 80% तक ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से थैलेसीमिया के लाए जाने वाले मरीजों की ज़िंदगी जो है उनको शदीद खतरात लाहक हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हमारी स्टूडियोज़ में। अच्छा, ये इससे पहले आपके इल्म में है कि हमने ये बात की थी आपसे ही कोविड-19 के दिनों में कि उस वक्त भी खून की एहतियात की बहुत कमी हो गई थी। ये अब दोबारा रमज़ान में, हर माह रमज़ान जो भी अभी आते हैं तब ये रिवायत होती है कि लोग ज़ाहिर है कि रोज़े की वजह से नहीं आते या कोई और फील होता हुआ कमज़ोरी हो रही है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। वेरी ऑब्वियस, यही सारी वजूहत हैं और यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद में खून की कमी हो जाती है। और मसाइल दो हैं, क्योंकि माँ बाप भी भाग दौड़ करके अगर कहीं से कुछ ब्लड अरेंज करते वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी रोज़े की हालत में और रिश्तेदार भी रोज़े की हालत में। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो और कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्दी ब्लड की सोर्सेज है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। उन बच्चों में भी हिम्मत नहीं होती है ब्लड देने की। चुनाचा हम ईद से बिल्कुल पहले हम थोड़ा स्टॉक जमा करके रख लेते हैं, जो 15 से 20 रोज़े तक तो निकाल लेता है, आखिरी के 10 रोज़े। मगर आखिरी अशरा और ईद में वो स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर कैसे और बहुत मुश्किल होती है। मतलब आप जैसे नौजवान आते हैं, ब्लड देते हैं, कुछ रिवायात हैं उमर सना फाउंडेशन इस तरह के दीगर इदारों में कि इफ्तारी के साथ इफ्तारी कराना, फिर थोड़ी देर आराम कराना, आराम करा के फिर ब्लड लेना। तो और कुछ ऐसे नौजवान हैं जो पूरे साल इन्हीं दिनों में आके ब्लड देते हैं। कमाल है। और ये अल्लाह ने अपने औलादों को लेके आते हैं लोग, अब खुद भी देते हैं, अपने बेटों से भी दिलवाते हैं। अच्छा। मगर वाकई में एक सियासी इशू है, सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया में, सऊदीया में, यूएई में, पूरी दुनिया में, ईरान में इन दिनों में रमज़ान में ब्लड बैंकिंग का जो ग्राफ है वो ख़तरनाक हद तक नीचे आ जाता है। और पूरे पाकिस्तान में भी यही मामलात हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए हमारे नौजवानों को, जो आप जैसे नौजवान मैसेज देंगे कि लेकिन एक तो ये कि इंसेंटिव थोड़ा सा इंसेंटिवाइज हो जाता है कि जब वो इफ्तार आप उनको कराएंगे साथ ही उनको उसके साथ हो जाता है, उससे हट के मज़ीद क्या किया जा सकता है? और दूसरा आपने कहा कि लोग अपने बच्चों को लाते हैं, किस एज से ब्लड डोनेशन शुरू की जा सकती है? देखिए 18 साल से ऊपर सेफली आप ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, और अगर वेट बहुत अच्छा है, 50 किलो से ऊपर आपका वेट है, 17 साल के, तब भी आप ब्लड दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। रोज़े के 1 घंटे के बाद आपकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की 100% बिल्कुल मुनासिब होती है कि आप जाके किसी भी घर के करीब थैलेसीमिया सेंटर या ब्लड बैंक में ब्लड दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये कि आपके सदका जारिया है। और आप जस्ट इमेजिन के लोग पैसे से ज़कात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, आप अपना खून दे रहे हैं। और इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और कोई कपड़ा पहन ले आपके दिए हुए ज़कात के पैसों से, ना कि किसी के जिस्म में ब्लड चला जाए, जिंदगी दे रहे हैं ना, सांस मिल जाए और आपकी रगों में उसकी रगों में आपका ब्लड दौड़ रहा हो, वो जिंदा उस वजह से, वो आपके खून लग के वो नमाज पढ़ रहा हो माशाल्लाह, और फिर वो ईद की नमाज पढ़ रहा हो और अपनी ईद मना रहा हो। इससे बड़ी ईदी और इससे बड़ा सदका और क्या हो सकता है भला? डॉक्टर साहब,
कब तक एक थैलेसीमिया के पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की दोबारा? हर 30 दिन के ऊपर, एवरेज समझ लें कि 20-25 दिन के ऊपर थैलेसीमिया के बच्चे को ब्लड की जरूरत। एवरी मंथ। ओके राइट। तो आपके यहाँ वैसे नॉर्मली जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो ठीक होते हैं? कोविड के बाद से अब सूरत हाल रमज़ान से हट के मामूल पे आ चुकी है। देखिए कोविड ने वाकई में एक डिज़ास्टर किया था, मगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के बच्चे जो है उनको सलाम है, उनको हम हर चीज़ में कहते हैं कि वी आर द नॉट द सक्सेसफुल नेशन बट वी आर द सक्सेसफुल नेशन। 1 लाख बच्चा है थैलेसीमिया का मुल्क में, उसको 18 लाख साल में ब्लड बॉटल चाहिए होती है। 1,50,000 बॉटल हर महीने चाहिए और 1.5 लाख बोतल यही नौजवान दे रहे हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, खून की ख़रीद और फ़रोख्त तकरीबन ख़त्म हो गई है। अच्छा। मतलब पैसे दे के ब्लड डोनर लेना या किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव दे के उससे ब्लड लेना, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ गई है। अब ज़्यादातर वो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हमारे कैंप्स लगते हैं इदारों के, और उन इदारों को जाके थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। अच्छा, तो ऐसे हो सकता है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, लेकिन इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में, इदारों में, सरकारी दफातर में ऐसे जाके अगर आप वहाँ, बहुत अच्छी रिस्पांस मिलती है हमें। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इन सब जगहों से हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिलती है। फुटपाथों के ऊपर अब कैंप लगाना या जेल में जाके कैंप लगाना हम पसंद नहीं करते। वो ज़ाहिर है जेल में तो और मसाइल बड़े होते हैं। ब्लड क्वालिटी वो नहीं होती है, हेपेटाइटिस बी सी HIV पॉजिटिव आ जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का ब्लड बेस्ट होता है। सरकारी महकमों में, सरकारी महकमे वाले खून दे भी देते हैं। चूसे ना तो दे भी देते हैं। आपने और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो मरहूम हैं और अता साहब ने एक दवा भी इस हवाले से बनाई थी, वो कितनी कारगर साबित? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2004 में ब्लड जर्नल एक आता है अमेरिका से, उसमें एक आर्टिकल आया कि फ्रांस में 7 बच्चों को अलजायर की एक दवा दी गई, उनको ब्लड नहीं लगा, उनको थैलेसीमिया था। तो डॉक्टर ताहिर शमसी मेरे उस्ताद थे, उन्होंने जर्नल मुझे दिया और कहा कि देखो इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो। सो आई मेक इट माई प्रोजेक्ट ऑफ माई PhD, और मैंने उस टॉपिक पे PhD भी किया। और हमारे इस वक्त पाकिस्तान भर में एक सिग्निफिकेंट नंबर है कि वो बच्चे जो हाइड्रोक्सी यूरिया की दवा लेते हैं उनको ब्लड नहीं लगता। सिग्निफिकेंट नंबर क्या मतलब है कि थैलेसीमिया की फैमिलीज़ हैं, हसास है, ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, एकदम से उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। आप यूँ समझ लें कि 100 में से 20-25 ऐसे बच्चे होते हैं जो इस मेडिसिन को स्टार्ट करें तो उनको ब्लड इज इट एक्सपेंसिव? नहीं, ये 12-15 रुपए की दवा है। अच्छा, 12-15 रुपए रोजाना की? रोजाना की। दैट इज क्वाइट रीजनेबल। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, इसके ऊपर हमने कुछ 6 रिसर्च आर्टिकल, 6 PhDs प्रोड्यूस किए, 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। और अताउर रहमान साहब और दीगर भी साइंटिस्ट हमारे साथ इस पर ऑन बोर्ड रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी भी रही है, कराची यूनिवर्सिटी भी रही है, और पूरे पाकिस्तान में इसके फ़ायदे देखे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन कि देखिए थैलेसीमिया हमारा मसला है, गोरे का मसला नहीं है। पूरे इंग्लैंड में 570 थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हमारे पास 1 लाख थैलेसीमिया का बच्चा हमारी जीन में है। हम जेनेटिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सिंधी, पंजाबी, महाजिर, बलोची इसकी जीन में है। हर 100 में से 7 पाकिस्तानी को थैलेसीमिया माइनर है। माइनर मीन्स दे लुक्स नॉर्मल, बिल्कुल आम सादा अच्छे नज़र आते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं, सेहतमंद नज़र आते हैं, पर उनके अंदर एक डिफेक्टेड जीन कैरी कर रही है कि अगर उनकी शादी उनकी तरह के डिफेक्टेड जीन वाली खातून से या साहब से हो जाए तो बच्चे को 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर होगा, यानी ज़िंदगी का सिलसिला जारी रखने के लिए। अच्छा, लेकिन सपोज कि वी आर नॉर्मल पीपल, अगर हम जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो थैलेसीमिया माइनर क्या शुरू से ही होता है या वो एज की किसी उम्र के किसी हिस्से में होता है या क्या? पैदाइश से होता है। पैदाइश से और किसी भी सिंपल ब्लड टेस्ट से इशारा मिल जाता है। फिर वो इशारा क्या होता है? CBC में हीमोग्लोबिन कम होता है। हाँ। और एक इसमें वर्ड लिखा होता है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो 80 से कम होता है। MCV तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको थैलेसीमिया माइनर है या आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी, तो इसके लिए फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस पर कंफर्म कर लेते हैं। मगर मर्दों में 100 में से हार्डली 7-8 का ही MCV कम होगा। अच्छा। अगर CBC का टेस्ट जो CP टेस्ट जो आप लोग हमेशा कराते रहते हैं, अगर सिंपल CBC का टेस्ट भी करा लें मर्द हजरात, और 93 का नॉर्मल आ गया तो वो तो वही एक्सक्लूड होगा कि उनको थैलेसीमिया माइनर नहीं हो सकता। ठीक है। जो 7 रह गए उनको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दीजिए। अच्छा। इसीलिए चारों सूबों का कानून है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए और निकाह नामे में थैलेसीमिया का स्टेटस लिखा होना चाहिए। ये चारों सूबों की असेंबली से बिल अप्रूव्ड है। कभी आज तक कभी आपने होते देखा? अमल नहीं हुआ। कानून होता तो इसका मतलब है कि निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं होता, लेकिन कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है जी। डॉक्टर साकिब अंसारी, माहिर अमराज़ खून, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, माह मुक़द्दसा के हवाले से हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि ऐसे में इंसान लेथार्जिक फील करता है। आप बाहर मार्केटों में जाते हैं तो आपको
दिल करता है कि बस चीज़ें जो उठाएं वहाँ से उठा के ले आएँ, लेकिन मसला ये है कि मार्केटों में चीज़ें मिलती हैं महंगी, ऐसे में लगाए जाते हैं सस्ते बाज़ार, मॉडल बाज़ार, लेकिन वहाँ पर भी आप कौन जाके लाइनों में लगे, कौन जाके धक्के खाए। तो जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए सीनियर सिटीज़न कैंपस भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर इस सारे मामलों से उनकी बचत हो जाती है। लाहौर में किए गए हैं। यार मोहम्मद इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छी काविश देखी गई है इंतज़ामिया की जानिब से। जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए स्पेशल सीनियर सिटीज़न कैंप्स कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो 60 साल से ज़ायद बुज़ुर्ग अफराद आते हैं उनके बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है, सफाई के भी बेहतरीन इंतज़ामात हैं, जबकि यहाँ पे जो पेडेस्टल फ़ैन हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि इनको गर्मी महसूस ना हो। यहाँ पे आने वाले बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो इंतज़ामिया और यहाँ के अमले को कहते हैं कि इनको फ़लाँ चीज़ दरकार है मुख्तलिफ़ स्टॉल पे। यहाँ पे जो बॉय है, इनका डिलीवरी बॉय, वो जाता है मुख्तलिफ़ स्टॉल पे और उसके बाद ला के इनको चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि उनको गर्मी में, रोज़े में मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे जाने की ज़हमत ना उठानी पड़े। दूसरी जानिब ये भी इनकी सहूलत है कि अगर यहाँ से इन्होंने कोई चीज़ घर से भी मंगवानी है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिलीवरी वो करवा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तर्जमान मॉडल बाज़ार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया लाहौर समेत पंजाब भर के जो 35 मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पे सीनियर सिटीज़न कैंप लगाए गए हैं। कैंप लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि रोज़े की हालत में 60 साल से ज़ायद उम्र के जो ज़ायदुल उम्र लोग हैं वो घर में बैठें, एक फ़ोन कॉल करें, सामान उनको फ्री उनके घर में डिलीवर कर दिया जाता है। रूटीन की चीज़ें लेने आया था, सहूलत तो अच्छी है, एक अच्छा कदम है हुकूमत की तरफ से, अमला भी ताउन हो रहा है। फल वगैरह लेने आया था, इन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है इनका, बड़ी अच्छी काविश है इनकी। यहाँ पे हमारे साथ डिलीवरी बॉय भी मौजूद है, नौजवान है जो बुज़ुर्गों की खिदमत करता नज़र आ रहा है। इससे जानते हैं वो क्या कहेंगे। मुझे दिली खुशी होती है बुज़ुर्गों का काम करके, मैं यहाँ से सामान खरीद के उनके घर में भी पहुँचाता हूँ डिलीवरी। यहाँ पे जितने भी हमने लोगों से भी बात की है, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे हमें मिले हैं जिनका कहना है कि ये इंतहाई अच्छी काविश है मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया की। तो ये सिलसिला जो है वो रमज़ान मुबारक के आखिर तक जारी रहता है, जबकि इन्होंने इस चीज़ का भी दरख्वास्त की है इंतज़ामिया से कि इसको आगे भी प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि इस बेहतरीन सहूलत से जो शहरी हैं वो फ़ायदा उठा सकें। जी ऑलराइट जी, अब इफ्तार का वक्त होने में तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट कह सकते हैं कि हो रहे हो। तो ऐसे में हर घर में जनाब इस वक्त इफ्तार की जो तैयारी भरपूर अंदाज में हो रही होगी, जोरों तरीके से। हाँ, और ऐसे में पकौड़े बन रहे होते हैं हर घर में, वो चाहे आलू के पकौड़े हों, वो चाहे बैंगन के पकौड़े हों, वो चाहे मिर्चों के पकौड़े हों। वैसे हम तो उसको फ्राइड मिर्च कह देते हैं, लेकिन उनको पकौड़े भी कहा जाता है। सजावल में भी इस रवायत को जो है वो बरकरार रखा जाता है, वहाँ पर भी पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। तो कौन बता रहा है? सलीम खुसरो साहब। आपको ऐसा कोई रोजादार नहीं मिलेगा जो रमजानुल मुबारक में गर्मा गर्म पकौड़ों का शौकीन न हो। और क्यों न हो, सजावल के मशहूर गरम गरम पकौड़ों का खस्ता और मसालेदार तीखा मजा हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। दर्जनों इकसाम के पकोड़े अपना अलग ही जायका रखते हैं। बैंगन और मिर्चों भरे पकोड़े अलगर्ज इफ्तारी का कोई दस्तरख्वान पकोड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बहुत शौक से लोग खाते हैं और ये लोग यहाँ पर पता नहीं कितने दूर दूर से, कितने डिस्टेंस से यहाँ पर ये लेने आते हैं। ठीक है, इनके बगैर जो है ना रमजान शरीफ की इफ्तारी जो है ना बहुत अधूरी रहती है। इफ्तारी के दौरान ये चटपटे पकोड़े हैं, इसके बगैर कोई जो दस्तरखान है ना वो मजा ही नहीं देता, वो ऐसे सजता ही नहीं है। पकोड़ों को केचप के साथ खाएं या धनिये, पुदीने और खट्टी मीठी अमली चटनी के साथ खाएं, जिसका तस्वर ही आपके मुंह में पानी भर देता है। इफ्तार के दस्तरखान पर पकोड़े मिल जाएं तो इफ्तारी का मजा ही दोबाला हो जाता है। इफ्तारी की शान पकोड़े होते हैं और हर घर में अमूमन ये रोज बनते हैं। एक से ज्यादा किस्म के पकोड़े इफ्तारी की जीनत बढ़ा देते हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम कोसा, AR1 न्यूज़, सजावल। जबरदस्त जी, क्या शानदार ज़बरदस्त पकोड़े बन रहे हैं। अच्छा, पकोड़े बाहर बने, घर में बने, गर्मा गर्म हो तभी मज़ा आता है। तो और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही मैं कहना चाह रहा था। मेरा कौम से खिताब खत्म हुआ। अब आप बताएं आगे क्या आपके पास। अब बात ये है कि अब हम लोग रेसिपी एक और शेयर करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि पकौड़ों की भी उन्होंने थोड़ी बहुत तो शेयर कर ही ली है ना कि किस अंदाज में बन रहे हैं, लेकिन अब प्रॉपर रेसिपी आपके साथ हमने शेयर करनी है। रेसिपी हमारी आज क्या है? चीज़ मैकरोनी। आज की हमारी रेसिपी है चीज़ मैकरोनी। ऑयल 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून,
कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ऑरिगानो 2 चुटकी, शिमला मिर्च क्यूब 1 कप। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ½ कप, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, फ्रेश क्रीम ½ कप। अब फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद मिक्स करेंगे। बॉइल्ड मैक्रोनी ½ पैकेट, ऑरिगानो 1 चुटकी। अब चीज के स्लाइसेस मैक्रोनी के ऊपर रखेंगे और ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। गार्निश करेंगे। लीजिए, हो गई आपकी मजेदार चीज मैक्रोनी तैयार। ऑलराइट जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम और एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम आपको। मैं भूल गया था क्योंकि एक फरमाइश होती है कि जब ब्रेक से वापस आएँ तो आपने सलाम लाजमी करना है, तो एक साथ ही सारे आप कबूल कर लीजिएगा। अच्छा, ईद उल फितर में चंद दिन बाकी रह गए हैं, आप हो गया उससे आपका वो वाला? हाँ, हो गया वो। अच्छा, चंद दिन बाकी रह गए। अच्छा, एक तो ये है कि रेडीमेड खरीदे जाएं, अनसिले खरीद के फिर सिलाई के लिए उनको दिया जाए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लोड शेडिंग का हम तस्करा कर रहे हैं कि वो बहुत वैसे भी दर्जियों के नखरे भी बहुत हैं। हाँ, रेट्स भी बहुत बढ़ा दिए जी। कल हम गए थे दर्जी के पास, तो उसने तो कपड़े लेने से जिस दर्जी के पास गए सबने इनकार कर दिया। और वाकई आप ऑनेस्टली अगर कोई ऑनेस्ट दर्जी भी होता ना, सादिक और अमीन, वो भी इनकार ही करता। क्यों? लेकिन द पॉइंट इज क्योंकि इस टाइम पे कोई नहीं जाता दर्जियों के पास। अच्छा, मसला ये है कि भाई लोड शेडिंग की वजह से बहुत बुरी सूरत हाल है। और हैदराबाद में क्या हो रहा है, दर्जी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, नासिर हसन खान बता रहे हैं। फितर सर पर आ खड़ी है, लेकिन हैदराबाद के शहरियों को अपने कपड़ों की पड़ी है। शहरी कर रहे हैं अर्जी, मगर सिलाई के लिए कपड़े नहीं ले रहे हैं दर्जी। हमने ये टेलर कपड़े ले नहीं रहे, हम लोग बोल बोल के थक चुके। वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस वजह से हम लोग रेडीमेड शर्ट लेने पर मजबूर हो चुके हैं। हेस्को की जानिब से माह सयाम जैसे मुबारक महीने में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा दर्जियों का काम मुतासिर हुआ है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अभी रमज़ान से पहले का जो काम लिया हुआ था हमने, वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और आप देख रहे हैं कि कारीगर भी लाइट की वजह से फारिग हो जाते हैं, क्योंकि लाइट के बगैर हमारा काम ही नहीं है। हैदराबाद में लोड शेडिंग कम ना हो सकी, दिन रह गए कम, ईद होगी अब मध्यम। आखिर शहरियों की ईद की खुशियाँ कौन करेगा दोबाला। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़ हैदराबाद। लीजिए, अल्लाह करे सबके कपड़े सिल जाएं टाइम पर, सबको टाइम से कपड़े मिल जाए ताकि ईद भरपूर तरीके से मना सके। अच्छा, एक और चीज़ें, हम बाजारों में जाते हैं तो बेचने का फ़न भी हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बड़ा अच्छे से फ़न जानते हैं, वो एंटरटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आप इनसे खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप कुछ देर के लिए रुकेंगे जरूर, मजबूर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये इतना मज़े से एंटरटेन कर रहा है। ये एक शख्स है जो कि बाजार में है, और ये देखें, सुने ज़रा पहले क्या कह रहे हैं। पतीली कमर कुटी है, कुटी है, पतीली कमर कुटी है, कुटी है, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। क्या बिक रहा मेरे कटन कटन सुबह पहनेगी रेखा, तब लगेगी माधुरी, सुबह पहनेगी रेखा, तब लगेगी माधुरी। कटन 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 कटन। अरे मेरी पाकिस्तानी खाला। पहली चीज यही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किसी तरीके से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लें। हाँ। बाकी आधा काम हो गया, आधा काम फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट दिखा के आपने बेचना। आप ये देखें, डांस मूव चेक किए, कम हियर, कम हियर। हाँ, इतने मजे से, बिल्कुल इतने मजे से जो नहीं भी खरीदेगा ना, वो रुक के जरूर देखेगा, पहले थोड़ी देर तफरी हो जाएगी उसकी। फिर से कहिएगा, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। चलें जी, अब हमारे शो की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। जो तरीकेकार बाबा जी वाला आपने I really enjoyed him, by the way। चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। जिंदगी रही तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुश रहें और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।